नमस्ते, नमस्ते। कुछ दिन पहले मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि आखिर ऐसे कैसे हो जाता है कि अडानी और अंबानी इतने अमीर हो जाते हैं? तो ये सवाल सोच कर के भी मुझे बड़ा थोड़ा अजीब लग रहा था कि हाँ, सही बात है यार, एक ही जनरेशन में अंबानी तो नहीं, धीरूभाई अंबानी फर्स्ट जनरेशन में सेल्फ मेड बिलियनियर हो गए थे। अब इस जनरेशन में देखा जाए तो इलॉन मस्क या हमारे अडानी जी, ये लोग कैसे इतने सक्सेसफुल हो जाते हैं? तो उसका जवाब मेरा ये है, सक्सेसफुल पीपल नेवर फील सक्सेसफुल। ये खास तौर से उन लोगों के लिए वीडियो है जो लोग अपने करियर में एक अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं, जॉब करते हैं या कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। अब उनको अंबानी और अडानी जैसा बनना है। तो उसके ऊपर मैं कुछ चीज़ें बता सकता हूँ जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेजिन करिए आप 40 साल के हैं, मेरी उम्र के करीब। आपके पास नौकरी है, एक कंफर्टेबल फैमिली है, आपके पास अपना घर, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स और इतना पैसा है कि आप आराम से अगले 5 से 10 साल तक सर्वाइव कर सकते हो। मे बी 50 लाख, 1 करोड़, समथिंग लाइक दैट। और अब आपको खुजली हो रही है बिजनेस करने की। अब नहीं मन कर रहा ना रोज जाने का ऑफिस, वो गरीबी खत्म हो गई है। अब कुछ करना है, बिजनेस करना है, स्टार्टअप करना है। तभी ये सवाल आता है कि अंबानी और अडानी खुद कैसे बन गए। एक क्वेश्चन दोस्तों, अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो इस क्वेश्चन का एकदम ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। क्योंकि हमने जब अपना बिजनेस चालू किया तो सच पूछिए तो ये चीज़ नहीं किया, हमसे तो मजबूरी में कराया गया। हमने स्टार्टअप जानबूझ के नहीं चालू किया। हम तो शायद और 5 साल या 10 साल तक जॉब करते, यही प्लान था। हमसे तो जॉब छीन ली कोविड ने। तो जो भी आदमी अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहता है, इस क्वेश्चन को ऑनेस्टली जवाब दे। वुड यू लीव योर जॉब टुमारो? कि आपके पास जब इतना पैसा है कि अगले 6 साल, 10 साल तक के लिए सर्वाइव कर सकते हो, तो क्या कल अपनी नौकरी छोड़ सकते हो? देखिए, वो कह रहे हैं भाई साहब नहीं, अभी तो उनके पास नौकरी भी नहीं है, फिर भी कह रहे हैं नहीं। ये जवाब सही है। ज़्यादातर लोग अपना जॉब नहीं छोड़ेंगे और ये बड़ी अजीब बात है क्योंकि ये चीज़ जो लोग भी बिज़नेस करना चाहते हैं, वो सालों से अपने आप को पता है क्या बोल रहे हैं? वन्स आई हैव इनफ सेविंग्स आई विल डू इट। फिर बस इनफ पैसे आ जाएँगे, जब काफ़ी पैसे आ जाएँगे तो मैं छोड़ दूँगा। अब आ गए, लोन था बहुत बड़ा, ईएमआई भरना था, टेंशन थी, लेकिन अब तो पैसे इतने आ गए हैं कि हम आराम से भर सकते हैं। ये भी अपने आप से कहा है, एक बार ईएमआई को मैं आराम से मैनेज कर लूँगा तब छोड़ दूँगा। और ये बड़ी कॉमन चीज़ है। अभी बच्चा छोटा है ना, अभी उसको 12th के बाद कॉलेज में जाना है तो बहुत पैसे लगते हैं। तो एक बार बेटा जब सेटल हो जाएगा, तब मैं अपना जॉब छोड़ दूँगा। तो बेसिकली कोई कहने का मतलब ये है कि एक बार हमारे को अच्छी सिक्योरिटी मिल गई, तब हम जॉब छोड़ देंगे। और अब तो सिक्योरिटी आ चुकी है आपके पास। 50 लाख, 1 करोड़, और कितनी बड़ी सिक्योरिटी चाहिए आपको? तो कोई आदमी जॉब क्यों नहीं छोड़ पाता? सिक्योरिटी तो आ जाती है, लेकिन एक चीज़ नहीं आ पाती। बहुत मुश्किल है, कोई दे भी नहीं सकता, मेरा वीडियो भी नहीं दे पाएगा। करेज, कॉन्फिडेंस कह लीजिए, करेज कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, ये अपने आप नहीं आता। इसका मतलब है कि अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए पैसा कभी प्रॉब्लम था ही नहीं। तो हम किस चीज़ से डर रहे थे? और ये चीज़ अडानी और अंबानी के बारे में जब सोचते हैं ना, तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, मतलब आपको डराने वाली हो जाती है, क्योंकि वो लोग भी आप ही की तरह थे। उनकी भी अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत साल पहले पूरी हो चुकी थी। नहीं, नहीं, आप समझे नहीं, जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ कि अडानी और अंबानी के पास कभी जॉब थी। उनके पास पहले इतना पैसा आ चुका था एक बिज़नेस करके कि अब उनको दूसरे बिज़नेस में जाने की ज़रूरत नहीं थी। फिर भी टेलीकॉम में जा रहे हैं रिलायंस, एयरपोर्ट्स में अडानी जा रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी बना रहे हैं, डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, लॉजिस्टिक्स या बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स क्यों कर रहे हैं? जब आपके पास एक अच्छी बड़ी थाउज़ेंड्स ऑफ करोड़ की कंपनी है, तो नई कंपनी में क्यों जा रहे हैं? उनकी कहानी और आपकी कहानी एक तरह से सेम है। आपके पास भी एम्पल ऑफ मनी है कि आप आराम से 10 साल तक सर्वाइव कर सकते हो। उनके पास भी इतना पैसा था कि वो आराम से खुद नहीं, अपनी कंपनी को भी आराम से चला सकते थे सालों साल तक। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? नई-नई कंपनीज़ बना रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं और ऑफ़िस जा रहे हैं। तो अब सवाल को फिर से फ्रेम करते हैं। क्यों ऐसा होता है? कुछ लोग जो पहले से ही बहुत अमीर हैं, वो लोग और बड़े-बड़े रिस्क लेते हैं।
जो मिलियनेयर्स हैं वो बिलियंस का रिस्क लेते हैं और वहीं पर जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके पास 50 लाख 1 करोड़ हैं तो वो लोग आगे रिस्क लेने से डरते हैं। शायद आपके दिमाग में अगर ये बात चल रही है कि नहीं यार वो आदमी मुझसे अमीर है इसलिए वो डरता नहीं होगा, ये नहीं है। वो रिस्क के बारे में और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हमारे और आपकी तरह नहीं सोचता। और इससे पहले कि आप मेरे इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत अपनी नौकरी छोड़ दें और चालू कर दें अपना स्टार्टअप, एक आदमी ने किया था। इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सन, इंडिया में अगर उसको कह सकते हैं आप, ही रिप्रेजेंट्स इंडिया टू द होल वर्ल्ड। उसने यही किया था, अपना चला चलाया काम छोड़ करके चालू कर दिया बिजनेस और रोड पर आ गया। उसके बेटे की शादी कैंसिल हो गई इसी चक्कर में, शादी पक्की हुई थी कैंसिल हो गई। जानते हैं कौन? द बिग बी, अमिताभ बच्चन। ज्यादातर मिडिल क्लास के लोग, और जब मैं मिडिल क्लास बोल रहा हूं तो हम लोग भी उसमें हैं, और अगर हमको भी मिडिल क्लास से ऊपर जाना है तो हमको ये चीज समझना पड़ेगा। ज्यादातर मिडिल क्लास के लोग एक चीज को मजबूत करने के चक्कर में लगे रहते हैं, अपने पैरों के नीचे की जमीन। कहते हैं ना, मेरी तो पैरों की जमीन खिसक गई। हमारे पेरेंट्स बचपन से ही मिडिल क्लास के ये चीज समझते रहे और हमको समझाते रहे, जो ये बड़े बड़े बिजनेसमैन भूल जाते हैं। क्या? मनी मैटर्स, स्टेबल इनकम मैटर्स, हाउस मैटर्स, एजुकेशन मैटर्स। बेटा बीटेक कर लो, कोई प्रोफेशनल पढ़ाई कर लो, एक अच्छी नौकरी पा लो। अगर नहीं करोगे तो खाओगे क्या, सरवाइव कैसे करोगे? क्योंकि बेटा आज तो ठीक है, एंजॉय कर रहे हो, कल एक बड़ी बीमारी आई, कौन तुमको इलाज कराएगा? और ये झूठ भी नहीं है। अगर एक गरीब आदमी का एक आदमी नौकरी पा जाता है, गवर्नमेंट की या प्राइवेट अच्छी नौकरी, तो पूरी की पूरी फैमिली गरीबी में से बाहर निकल जाती है। इसको कहते हैं ट्रैजेक्टरी बदल जाती है। तो मिडिल क्लास ने एक बहुत ही समझदारी, सेंसिबल फॉर्मूला सीखा। सबसे पहला स्टडी, उसके बाद जॉब, उसके बाद सेविंग, फिर घर, और लास्ट में सिक्योरिटी। यही है फॉर्मूला। क्या? स्टडी, जॉब, सेव, हाउस, सिक्योरिटी। इस फॉर्मूला में मैं फिर से कहूंगा, मैं खुद इसको फॉलो किया हूं 10 साल तक, नहीं 10 से ज्यादा साल तक, तो इसमें कोई भी गलती नहीं। इनफैक्ट ये इतिहास में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वेल्थ क्रिएशन मशीन आप कह सकते हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम है। सुनना चाहते हैं प्रॉब्लम? पहली स्ट्रैटेजी क्या थी? कैसे आप इनसिक्योरिटी से, गरीबी से सिक्योर हो सकें। लेकिन जब सिक्योर हो जाते हैं फिर क्या किया जाए, ये स्ट्रैटेजी आपको नहीं बता सकती। अब इमेजिन करिए, कोई आदमी है जिसको हर महीने 1 लाख रुपए की खर्चा चाहिए उसको। बहुत बड़े शहर में नहीं, छोटे शहर में रहता है, लखीमपुर जैसे शहर में, और आराम से 1 लाख में वो रहना, खाना, सब कुछ करने के बाद भी कुछ पैसे बच जाएंगे। और उसके पास अकाउंट में 60 लाख रुपए हैं, एफडी कर रखा है उसने। आप इन्फ्लेशन छोड़ दीजिए तो मोटे मोटे में उसके पास 5 साल का रनवे है सर्वाइव करने का। अब 2 चीज़ें हैं इसमें, ध्यान रखिएगा। इसलिए मुझे बहुत हेल्प किया है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो ने। फाइनेंशियली उसकी फैमिली ऐसी हो गई है कि वो एकदम सॉलिड रॉक पर है, माउंट एवरेस्ट, कोई इसको हिला नहीं सकता। लखीमपुर के जितने भी गरीब लोग हैं या मिडिल क्लास है उनसे ज़्यादा पावरफुल है। उसके पास 60 लाख रुपए हैं, लेकिन उसका ब्रेन अभी भी कैसे काम करता है? अगले महीने अगर सैलरी नहीं आई, भूखों मरेंगे। हमारी भी हालत ऐसी हुई थी। कोविड में जब जॉब गई तो मैं खोज रहा था, यार क्या करना है, क्या करना है, कहीं से कुछ भी काम मिल जाए मैं उसको पकड़ लूँ। मुझे लगता है मुझे कृष्णमूर्ति को पढ़ने से बहुत हेल्प हुआ है, क्योंकि वो बात करते थे, फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो मुझे मिल गई थी, लेकिन मुझे चाहिए थी साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी। ये दोनों अलग अलग होते हैं। मैं अपने आप को देखता हूँ तो मेरे पिताजी से मैं कहीं कहीं कम समझदार हूँ। उन्होंने 10th में टॉप किया था अपना स्टेट, एज कम थी इसलिए उनका बीएचयू में एडमिशन नहीं हो पाया, और मैं किसी तरह से 12th पास करके अपना एमबीबीएस कर रहा हूं। तो क्या डिफरेंस था उनका और मेरे में? फाइनेंशियल सिक्योर, फाइनेंशियली सिक्योर, बट कौन सा सिक्योरिटी नहीं था उनके पास? साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी। और मुझे कहां से मिला? कृष्णमूर्ति, जेन योगा से मुझे साइकोलॉजिकली सिक्योर किया। तो इससे पहले अगर आप अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं, अपने करियर को नए तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं, ये मत पूछिए कि मुझे कितना पैसा चाहिए, वो तो आपके पास है। क्या पूछना है आपको? व्हाट एग्जैक्टली एम आई प्रोटेक्टिंग नाउ?
फिलहाल मैं क्या प्रोडक्ट कर रहा हूँ? कौन सी चीज़ है जो मुझे रोक रही है अपना स्टार्ट करने के लिए? शायद इसका आंसर पैसा नहीं है। इसका आंसर पता है क्या है? सर्टेनिटी। जब आपको नौकरी मिलती है ना, तो खाली सैलरी नहीं मिलती। आपको सैलरी के साथ-साथ कुछ और भी मिलता है। जॉब आपको देता है प्रेडिक्टेबिलिटी। क्या देता है? आपको पता है जब महीना खत्म हो जाएगा तो 30 तारीख को या फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ में क्या होगा? आपकी आएगी सैलरी। फिर आपको बस 1 महीना गधा मजूरी करना है, फिर आएगी सैलरी। लेकिन ये धंधे में होता ही नहीं। इस महीने आया 5 लाख, अगले महीने आया 5,000 रुपए, उसके अगले महीने आया 50,000। कैसे खर्चा करें? 5 लाख आया तो मन किया चलो एप्पल खरीद लो, अगले महीने 50,000 आया, मन करता है गुआवा खरीद लो, एप्पल के लायक नहीं है हमारी बजट, और उसके अगले महीने 5,000 रुपए आया। अब लग रहा है भैया खाने को क्या है, पैसे बचा के रखो। और फिर 1 महीने कुछ आता ही नहीं, तो ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है। देन सडनली 10 लाख, और फिर छठे महीने अचानक से 10 लाख रुपए आ जाते हैं बिजनेस में। मैथमेटिकली हो सकता है कि आपके पास एक सैलरीड आदमी से ज़्यादा पैसे आए, लेकिन साइकोलॉजिकली ये बड़ी खराब चीज़ है। इसीलिए जब आपके पास 60 लाख रुपए आ जाता है अकाउंट में, तो एक आदमी ऑटोमेटिकली एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाता है। क्योंकि रियल एडिक्शन सैलरी का नहीं होता, वो एक दिमाग में हर महीने क्या होने वाला है, पक्का है कि नहीं, उसका है, सर्टेनिटी का। ये अपने आप में एक एडिक्शन है। चलो ठीक है, आपने ये वीडियो देख लिया, अब आपको समझ में आ गया कि सर्टेनिटी के पीछे नहीं भागना है। बहुत समझदार हो गए, आपने जनों का भी पढ़ लिया, कृष्णमूर्ति भी पढ़ लिया, और आप फ्री हो गए साइकोलॉजिकली। लेकिन आपकी नौकरी केवल सर्टेनिटी नहीं देती है, कुछ और चीज़ देती है जिसको छोड़ना और बहुत मुश्किल है। मुझे उस चीज़ को छोड़ने में लग गए पूरे 1 साल, और अभी भी पीछे लिंगर करता है। पता है क्या चीज़? आइडेंटिटी। इमेजिन करिए आप 20 साल से नौकरी करते हैं और आपको सब डॉक्टर साहब कहते हैं, डॉक्टर साहब, मैनेजर साहब, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अ कंपनी। मेरे पिताजी आज भी कहते हैं सीनियर सुपरिंटेंडेंट था मैं साकुम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में। प्रोफेसर साहब, इंजीनियर साहब, एटसेट्रा एटसेट्रा, सर भी कहते हैं बहुत से लोग। आपको पता है आप क्या काम करते हैं, और लोग आपके पास आते हैं अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेने के लिए, आंसर्स के लिए, और आपके पास बिजनेस करने का आइडिया आया, आपने चालू कर दिया बिजनेस। और अब कौन है आप? आप बोलेंगे मैं डॉक्टर आशीष शुक्ला हूँ और मैं बहुत बड़ा स्टार्टअप चालू कर चुका हूँ, मेरे पास ये प्रोडक्ट है। डॉक्टर प्रोडक्ट कोई वैल्यू नहीं है। डॉक्टर हो तो क्लिनिक में बैठो। आप एक कस्टमर को कॉल करते हो, उठाता ही नहीं फ़ोन, दूसरे को फ़ोन करते हो, बोलते हो अभी बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। आप बोलते हो मैंने ब्रेन पूरा एकदम लगा करके एक प्रोडक्ट बनाया है, नेक्स्ट किलर ऐप। हमारे सदगुरु जी ने एक ऐप बनाया, डाउनलोड तो हो गया 1 मिलियन, लेकिन उसके बाद कोई न्यूज़ ही नहीं उसका। आप एक किलर प्रोडक्ट बनाते हो, लेकिन कोई उसको खरीदता ही नहीं। कल आप एक एक्सपर्ट थे, 20 साल से नौकरी कर रहे थे, और आज अमेच्योर है, नौसिखिया। इसलिए ज़्यादातर जो बच्चे स्टार्टअप चालू करते हैं वो बिना कोई नौकरी वोकरी किए ही चालू कर देते हैं। 25 साल की उम्र में ज़्यादा आसान है बिजनेस चालू करना, 45 की एज में मुश्किल है। इसलिए अगर कोई आदमी कहता है नहीं यार बिजनेस फेल हो जाएगा इसलिए मैं बिजनेस नहीं चालू कर रहा हूँ, एक्चुअली क्या है वो, उसको बेइज्जती मिलेगी। सर्टेनिटी तो चली गई पिछले वाले में, अब उसको बेइज्जती होगी कि डॉक्टर साहब तो डॉक्टर है ही नहीं, अब तो जाकर के वहाँ दुकान में बैठते हैं, वो तो कुछ काम ही नहीं करते। अब हमको डर लगता है कि मैं फिर से वो छोटा वाला आदमी हो जाऊँगा जिसको कुछ नहीं आता, जो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के बाद जो मैं था, उस समय उसको कुछ नहीं आता था। तो बिज़नेस केवल उनके लिए है जो बिगिनर बनना टॉलरेट कर सकते हैं, वो बेइज्जती को टॉलरेट कर सकते हैं। वो सवाल पूछ सकते हैं कि मुझे बेसिक क्वेश्चंस नहीं आते छोटी-छोटी चीज़ों के। क्या आप इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं कि आपका जूनियर आपका बॉस बन गया है, आपकी कंपनी में प्रमोशन हो गया उसका। उसको अब 1 लाख से 1.5 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, और आपको इस महीने कितने पैसे आए हैं? मात्र 15,000 या 20,000 रुपए, क्योंकि वो तो बिज़नेस है ना। और जब आपके फ़ोन आता है, रिश्तेदारों का पूछते हैं, कैसे चल रहा है धंधा? आएगा, आएगा, चलेगा, होगा, होगा। यार, हेल्प करने के लिए कोई आता नहीं और बेइज्जती करने के लिए सब खड़े हो जाते हैं। क्या आप ये चीज़ टॉलरेट कर सकते हैं कि लोग आपको अनसक्सेसफुल भी देखें, और उस प्रोसेस में आप क्या सीख रहे हैं? हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन बिज़नेस। तो सबसे बड़ा लेसन क्या है, अगर कोई भी आदमी अपना स्टार्टअप करना चाहता है, आप सबसे पहले, आप चाहे 50 साल के भी हो जाएँ और बिज़नेस चालू करना चाहते हैं, बी कंफर्टेबल बीइंग अ बिगिनर। और ये खाली 50 साल के आदमी के लिए नहीं, आपके लिए भी। आप हो सकता है 12th में हो, आप इस समय
भाई 25 साल के हैं और आपका काम नहीं चल रहा है, बी अ बिगिनर, लर्न टू आस्क वेरी सिंपल क्वेश्चंस। तो जो भी आदमी सोचेगा अरे ठीक है, मैं बिगिनर बनने को तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, चालू करता हूँ बिजनेस, तो वो आप लोगों के लिए बेकार हो जाएगा। किया था ना वो वाला, कौन सा आज ही जो पब्लिक किया है, हाउ टू बी बोर्ड, उसमें आप लोग भी बोर हो गए थे। तो मैं बिगिनर बनने को तैयार हूँ, लेकिन फिर मेरे सामने एक ऐसी कहानी आई जिससे मुझे डर लगने लगा सचमुच में। 1990s की बात है। अमिताभ बच्चन कोई छोटे मोटे एक्टर नहीं है जो अपना टैलेंट डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, फिल्में चाहिए उनको। वो अमिताभ बच्चन थे। इंडिया में इससे बड़ा स्टार अभी तक कोई बना नहीं था। फिर वो घुस गए बिजनेस में। उन्होंने बनाया ABCL, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड। और छोटा मोटा गोल नहीं था इनका। पता है क्या था गोल? सन 2000 में इनको 1000 करोड़ का बिजनेस करना था। ये इंडिया की बेस्ट एंटरटेनमेंट कंपनी बनने वाले थे। फिल्म बनाना, फिल्म डिस्ट्रीब्यूट करना, इवेंट बड़े बड़े मैनेज करना, ये जो आईफा अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड होता है, अपने चैनल लॉन्च करना, ये सब करने वाले थे। अमिताभ बच्चन थे, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, यही करना ही चाहिए था उनको, रीजनेबल चीज थी। अमिताभ बच्चन इतने सालों से एक नहीं मल्टीपल हिट्स हर साल देते थे, तो फिल्म इंडस्ट्री को उनसे ज्यादा समझने वाला कौन है? बिजनेस के लिए जो कुछ भी चाहिए था वो सब था उनके पास, फेम, रिलेशनशिप, बड़े बड़े लोगों से एक्सेस, एक्सपीरियंस और अमिताभ बच्चन का ब्रांड। ठीक है, और पैसा बहुत था उनके पास। अब नेक्स्ट स्टेप था बिजनेस। बट पहले ही साल में ABCL में नाव डूबने लगी। फिल्में बनाते थे, कंप्लीट नहीं हो पाती थी, लोन पे लोन इकट्ठा होते जा रहा था। जिनके पैसे वापस नहीं कर रहे थे वो लोग आपको लीगल केस कर रहे हैं आपके ऊपर। 1990s आते आते, लेट 1990s, पूरी की पूरी कंपनी एकदम डीप क्राइसिस में आ गई। लेकिन ये चीज अमिताभ बच्चन की आप लोगों को उनसे सीखनी चाहिए। बाद में उन्होंने पता है क्या कहा? बोलते हैं मैं बिजनेस रन करने के लिए क्वालिफाइड नहीं था, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने गलती की थी। ये बहुत अच्छा, मतलब बहुत बहुत करेजियस आदमी ऐसा कर सकता है। इससे आपको एक चीज समझनी चाहिए। आप आज एक यूट्यूब चैनल बना रहे हैं और आपका वो चैनल सक्सेसफुली बढ़ रहा है, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसको ठीक ठाक तरीके से कर रहे हैं, आप रेडियोलॉजिस्ट हैं, मैं भी एक डॉक्टर हूँ। तो एक चीज़ आप जान लीजिए सक्सेस के बारे में, आप एक फील्ड में अगर कुछ जानते हैं तो वो चीज़ अगली फील्ड में ट्रांसफरेबल नहीं है। लोग कहते हैं यार शतरंज का अगर खिलाड़ी है तो बहुत अच्छा स्ट्रैटेजिस्ट बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत अच्छा हॉस्पिटल चलाएंगे। आप बहुत अच्छे टेकी हैं, स्टार्टअप इंजीनियर हैं सॉफ्टवेयर के, इसका मतलब ये नहीं कि आप गूगल जैसी कंपनी बना लेंगे। इंडिया का सबसे बड़ा, इनफैक्ट अमिताभ बच्चन जी ने खाली बिजनेस में ट्राई आउट नहीं किया था, और भी जगह ट्राई किया था। पता है कहाँ? पॉलिटिक्स में। वहां पर भी उनकी सक्सेस ट्रांसफरेबल नहीं हो पाई। आपका कॉन्फिडेंस एक फील्ड में आपको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस दे देगा कि आप दूसरे में घुस जाएंगे जहां आप अभी भी रेडी नहीं है। उसका क्या मतलब है? मिडिल क्लास के लोग जिंदगी भर नौकरी करते रहे? इससे आपको अमिताभ जी से ही आंसर लेना चाहिए। वापस जाइए, उस चीज पर फोकस करिए जो आप जानते हैं। ये चीज तो आप देखेंगे इंटरनेट पर, इंटरव्यू भरे हैं उनके ढेर सारे अमिताभ बच्चन। उनका वर्स्ट फेज चल रहा था, उनको काम चाहिए था, नहीं तो 90 करोड़ का उनके ऊपर लोन था। जब अमिताभ जी शुरू शुरू में इंटरव्यू देते पहले ऐसे ऐसे बैठते थे, डोमिनेट किए भाई। उनकी फिल्मों के लिए लाइन लगती थी प्रोड्यूसर्स की, अब उनको काम चाहिए था। यश चोपड़ा जी के पास गए, उन्हें जाकर के कहा मुझे काम दे दीजिए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मोहब्बतें फिल्म मिली थी उसके बाद उनको टीवी से एक अपॉर्चुनिटी आई। उस समय टीवी में काम करना बड़ी बेइज्जती की बात थी, लेकिन उनकी मजबूरी थी। आज बड़े बड़े स्टार्स आते हैं टीवी में, होस्ट करते हैं शोज। वो कौन है, बिग बॉस, सलमान खान जी बिग बॉस करते हैं और बड़े बड़े शोज सब लोग करते हैं। उस जमाने में ऐसा नहीं था। उस जमाने में आप अगर बड़े स्क्रीन के एक्टर हैं तो वो आपकी इज्जत बड़ी है, टीवी मतलब छोटा मोटा आदमी। उस समय अगर अमिताभ बच्चन जी का ईगो होता तो ये बोलते अरे यार मैं तो मूवी स्टार हूँ, मैं छोटे स्क्रीन पे क्यों जाऊंगा। लेकिन उन्होंने अपने ईगो को आने नहीं दिया। उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति होस्ट किया, लेकिन उसकी वजह से KBC बड़ा हो गया। लोगों ने अमिताभ बच्चन को नए तरीके से डिस्कवर किया, एक्टिंग वापस आ गई, एंडोर्समेंट्स वापस आए और इनकम वापस आई। और फिर अल्टीमेटली उन्होंने अपना डेट पूरा कर दिया, वापस कर दिया लोन। और सालों के बाद रून इंडिया रिच लिस्ट जो बनती है इंडिया की, उसमें अमिताभ बच्चन का नेट वर्थ माना जाता है 1630 करोड़, 1630 करोड़। तो थोड़ा सा अपने आप को भी इस ट्रैजेक्टरी में रखिए कि एक इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मैन
उसने बिज़नेस चालू करने की कोशिश की, वो फेल हो गया। फिर उसको वापस आना पड़ा कहाँ पर? उनका डीपेस्ट कॉम्पिटेंस, जो चीज़ वो अच्छे से जानते थे। लेकिन उसमें भी उन्होंने बहुत ही समझदारी से रिस्क लिया। बड़े स्क्रीन से छोटे स्क्रीन पर आए और उसी में से उनका अब ढेर सारा पैसा बना। इस चीज़ से हमारे आज के वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मत पूछिए कि मुझे कौन-सा बिज़नेस चालू करना चाहिए। टाइल्स का बिज़नेस करूँ, कि यूट्यूब का चैनल बनाऊँ, कि एजुकेशन का बिज़नेस करूँ, कि हॉस्पिटल खोलूँ? ये मत पूछिए। आप पूछिए व्हाट बिज़नेस एम आई अनयूजुअली क्वालिफाइड टू स्टार्ट? किस बिज़नेस को चालू करने के लिए मैं अनयूजुअली क्वालिफाइड हूँ? उसको बोलते हैं अनफेयर एडवांटेज। हमारे पास बहुत प्यारी किताब है। किस काम को कर अमिताभ बच्चन के पास किस चीज़ का एक्सपीरियंस था? एक्टिंग का। उन्होंने एक्टिंग को यूज़ किया केबीसी में। इस चीज़ के लिए वो क्वालिफाइड थे। प्रोडक्शन कंपनी बनाने के लिए क्वालिफाइड नहीं थे। अगर आप 20 साल तक कुछ काम करते रहे, नौकरी करते रहे तो बर्बाद नहीं हुए हैं। मान लीजिए आप 20 साल से डॉक्टर हैं। 20 साल से आप डॉक्टर हैं और आपने वो सब चीज़ें देखी हैं पेशेंट के साथ में। जो एक लड़का जो जस्ट अभी एमबीए करके आया है, उसको समझ में नहीं आएगा। हो सकता है आपने अपने बिज़नेस में देखा हो, हॉस्पिटल में देखा हो कि पेशेंट्स किसी-किसी चीज़ से हमेशा परेशान हो जाते हैं। शायद आपने देखा हो कि यार ये जगह पर एक बॉटलनेक है। एक बहुत बड़ा पैसे का वेस्टेज, टाइम का वेस्टेज यहाँ पर होता है। शायद डायग्नोस्टिक में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम कह सकते हैं। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिसको आप पिछले 20 साल से झेल रहे हैं। ये बिज़नेस में कहा जाता है, जब तक आप कस्टमर की प्रॉब्लम नहीं समझोगे, तब तक उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाओगे। ये आपकी झंझट नहीं है कि ये प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम। ये आपकी प्रोप्राइटरी नॉलेज है। प्रोप्राइटरी नॉलेज मतलब ये आप ही को पता है। किसी भी एमबीए, यहाँ तक कि हार्वर्ड से भी पढ़ के आया बंदे को नहीं पता है वो नॉलेज। अब मान लीजिए बैंकर हैं आप, 20 साल से बैंकिंग में जॉब करते हैं, तो आप किसको जानते हैं? लेनदारों को, बोरोवर्स को। आप एक टीचर हैं, तो आप ये जानते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं, तो वो आपका प्रोप्राइटरी नॉलेज है। आप अगर सेल्स में हैं कई साल से, तो आप जानते हैं डिस्ट्रीब्यूशन और कस्टमर्स ऑब्जेक्शन क्या होता है। हो सकता है आप कई साल से गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। हम जैसा आदमी कभी जानते ही नहीं वो प्रॉब्लम क्या होती है, वहाँ की बॉटलनेक्स क्या है, वहाँ का प्रोसेस क्या है। आपने जो भी अंडरस्टैंडिंग इकट्ठा किया है, वो भी एक तरह की कैपिटल है। इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप में आपको पहले जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी जॉब की है, उसको फेंकना नहीं है। उसी में से ही आपका बेस्ट बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी आएगा। अब आइए हमारे 2 बिग एज़, अभी तक तो बिग बी के बारे में बात कर रहे थे। अब बिग एज़ के बारे में बात करते हैं, अडानीज़ एंड अंबानीज़। जब मैं बिज़नेस को सोचता हूँ ना, छोटा-मोटा बिज़नेस में सोच पाता हूँ। लेकिन अंबानीज़ और अडानीज़ के लेवल पे सोचना बहुत मुश्किल है। लेकिन अच्छा रहेगा आप इस थॉट एक्सपेरिमेंट को करें। रिलायंस ऐसा नहीं था कि यार चलो पैसा है हमारे पास और बैंक से हम लोन ले सकते हैं, जो इंडस्ट्री में घुस सकते हैं उसमें घुस जाएँ। ऐसा नहीं हुआ। उसमें एक चेन है। टेक्सटाइल, रिलायंस की टेक्सटाइल की कंपनी का नाम क्या है? आई थिंक रेमंड है क्या? नहीं, रेमंड नहीं है, विमल। तो टेक्सटाइल में काम कर रहे हैं अंबानी। टेक्सटाइल का पता है क्या चाहिए होता है? पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर का कनेक्शन है पेट्रोकेमिकल से, और पेट्रोकेमिकल किस चीज़ से कनेक्टेड है? रिफाइनरी से। तो एक बिज़नेस जब आप कर रहे हैं तो उसके नीचे का एक लेयर है जिसमें आप जा सकते हैं। ये क्यूरियोसिटी एकदम अलग है। रिलायंस के अंबानीज़ या अडानीज़ ये नहीं पूछते हैं कि यार कौन से धंधे में घुसे हैं। बोलते हैं अच्छा ये धंधा काफ़ी बड़ा है, इसके पीछे कौन सा धंधा है। वो पहले एक बिज़नेस को शुरू करते हैं, उसको अच्छे से समझते हैं, फिर पूछते हैं कि ये धंधा कहाँ से आ रहा है। टेक्सटाइल, कपड़ा, जो कपड़े बनते हैं, उसके पीछे कौन सी चीज़ है? पॉलिएस्टर। ये पॉलिएस्टर कहाँ से आ रहा है? और पॉलिएस्टर के लिए रिफाइनरी कैसे बनती है? अब सुनिए, काफ़ी साल हो गए, टेक्सटाइल, पॉलिएस्टर तो ठीक है। अब इंडिया डिजिटल हो रहा है। सब जगह पर ऑनलाइन, मोबाइल सब कुछ चल रहा है। हर एक आदमी मज़दूर तक दिन भर यूट्यूब चला रहा है, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा है। डाटा कंज्यूमिंग एक्सप्लोड हो रहा है। लोगों ने सोचना शुरू किया, अरे यार अभी तो बहुत महँगा है इंटरनेट। जब आप लोग छोटे थे तो क्या रेट था इंटरनेट? 1 महीने का रिचार्ज कितने का होता था? लिमिटेड ही मिलता था, 1 जीबी मिलता था। पूरे महीने में 1 जीबी मिलता था और उसका भी रिचार्ज वैल्यू कुछ ₹1000, 1500 ऐसे मिलता था। और अगर मान लो इस चीज़ को सस्ता कर दें और लाखों में नहीं, करोड़ों में लोग डाटा यूज़ करना शुरू करें, तो क्या होगा? तो ये एक आइडिया था जो कि जियो बना। और ऐसे ही आपको अडानी का भी एक्सपेंशन समझना होगा। जब आप कोई सामान को ट्रेड करते हैं, तो उसमें आपको सामान यहाँ से वहाँ ले जाना होता है।
अब सामान यहाँ से वहाँ कैसे जाएगा? पोर्ट्स के थ्रू, शिप आते हैं वहाँ से। और अगर आपको पोर्ट से कमाना है, तो आपको लॉजिस्टिक्स से बहुत फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि वो सब लॉजिस्टिक कंपनी अपना माल लेकर आती है वहाँ पे। ऐसे ही कोई भी इंडस्ट्री अगर चलनी है तो उसको क्या चाहिए? बिजली चाहिए, एनर्जी चाहिए। और एनर्जी को बनाने के लिए आपको बिजली बनाना पड़ेगा और उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। और उसमें भी पहले कोयला और गैस एनटीपीसी में यूज़ होता था, अब धीमे-धीमे वो रिन्यूएबल होते जा रहा है। सोलर और विंड मिल से एनर्जी बन रही है। इसलिए आपको ये नहीं पूछना है कि वो किस इंडस्ट्री में घुसे, आपको ये पूछना पड़ेगा वो क्या सवाल पूछा उन लोगों ने। सवाल ये है, जो मैं जानता हूँ उसके आस-पास में क्या है? हो सकता है आप लोग किताबें पढ़ते हो, कोई आदमी सॉफ्टवेयर में काम करता हो, कोई आदमी मिठाई की दुकान में काम करता हो, किसी का क्लिनिक हो, उसके आस-पास की कौन-सी इंडस्ट्री है? व्हाट इज़ एडजेसेंट टू व्हाट आई ऑलरेडी नो? व्हाट प्रॉब्लम्स कीप्स अपीयरिंग? कौन-सी प्रॉब्लम है जो बार-बार मेरे सामने आती है? या ये भी पूछ सकते हैं आप कि मेरी इंडस्ट्री किस तरफ मूव कर रही है, कहाँ जा रही है? बल्कि एक बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटी आपको मिल सकता है जब ये पूछेंगे कि किस चीज़ के लिए मेरा कस्टमर हमेशा कंप्लेन करता है। देखिए, आज अगर हमको ब्लिंकिट करना हो, कोई सामान ऑर्डर करना हो, तो टक, 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 टक घड़ी चलती है। 8 मिनट, 7 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, सर हाज़िर है सामान। लेकिन अगर आज किसी को डॉक्टर को दिखाना हो, बेचारा 10 बजे आएगा, शाम को 4 बजे उसको डॉक्टर देखेगा। एक बड़ी बॉटलनेक प्रॉब्लम है मेडिसिन की, एक प्रॉब्लम है। कोई कंपनी अगर इसको एड्रेस कर सके तो। आप ये पूछ सकते हैं कौन-सी चीज़ है जो बहुत एक्सपेंसिव है और इनएफिशिएंट है, लेकिन सबके सब उसको मान के बैठे हैं। जैसे ये जो ब्लिंकिट की इश्यू है, ये बहुत बड़ी इनएफिशिएंसी थी। जब किसी आदमी को कुछ भी सामान लेना था, तो उसको पहले अपना जॉब छोड़ना पड़ेगा, छुट्टी लेनी पड़ेगी। मुझे अगर एक अच्छी किताब खरीदनी हो तो लखीमपुर में मिलता नहीं है। मुझे 1 दिन की छुट्टी लेनी पड़ती थी, कार में बैठना पड़ता था, अगर गाड़ी से जाऊँगा, बस से जाऊँगा, लखनऊ जाऊँगा, फिर शाम को वापस आऊँगा। एक बुक खरीदने के लिए 1500 का पेट्रोल जाना, 1500 का पेट्रोल आना। और फिर एक कौन खरीदेगा? चलो 4-5 बुक खरीद लिया। तो एक बड़ी इनएफिशिएंसी थी जिसको अमेज़न जैसी कंपनी ने एड्रेस किया। इसको बोलते हैं एक एंटरप्रेन्योर की क्यूरियोसिटी। मैंने कहा ना, सोच पाना बहुत मुश्किल है एक बिज़नेसमैन की तरह। वो लोग ऐसे नहीं सोचते चलो किस में घुस जाते हैं। लेकिन अगर आप क्यूरियस हैं तो आप ढेर सारी कॉपी भर लेंगे अपने आइडियाज़ से। और अब तो वो भी नहीं करना, अब तो खाली चैट जीपीटी करना है, वही भर देगा। अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए? रियलिटी चाहिए कि कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। इससे आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अगर कोई भी आदमी बहुत सीरियस है अपने बिज़नेस को करने के लिए, तो मैं उसको यही कहूँगा, डोंट क्विट योर जॉब बट बेट। शायद आज की वीडियो का सबसे प्रैक्टिकल पार्ट यही है। आपने मेरी वीडियो सुनी और आप पहले से ही बहुत मोटिवेटेड हैं, अब चलो जॉब छोड़ देता हूँ, कल से चालू कर देता हूँ, ऐसा मत करिए। ये कोई हिम्मत की बात नहीं है, ये बेवकूफ़ी है रिस्क मैनेजमेंट की। अगर मैं आपकी जगह होऊँगा तो मैंने जो किया वही मैं आपसे भी कहूँगा, अपने पैसे को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। पहला है फ्लोर मनी और दूसरा है एक्सपेरिमेंटल मनी। फ्लोर मनी प्रोटेक्ट्स योर फैमिली। एक ज़मीन वाला पैसा है जिससे आपका परिवार, खाना, पीना, बिजली, हॉस्पिटल का खर्चा, वो आपके टेंशन कभी नहीं होना चाहिए। पैसा सेव कर लीजिए। डोंट टच इट, उसको छूना भी नहीं है। ज़्यादातर लोग ये नहीं करते हैं। एक्सपेरिमेंट मनी बाइज इंफॉर्मेशन। और जब आपके पास पैसा है जिससे आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, उससे बिजनेस भी नहीं करेंगे, उससे आप इंफॉर्मेशन खरीदेंगे। आपके पास 60 लाख है, उसमें से आपने 50 लाख बचा के रख लिया, 10 लाख बिजनेस करेंगे। अब क्या करना है आपको? उस 10 लाख से भी 1 या 2 लाख खर्च करके ये पूछना है, ये मेरा प्रोडक्ट मैंने बनाया है और क्या इस प्रोडक्ट को 10 लोग खरीदने में इंटरेस्टेड हैं? इतना ही पूछना है। 10 लोग क्या मेरा सामान खरीदेंगे? 1 लाख कस्टमर नहीं, या मैं अब ये कंपनी बना चुका हूँ, मुझे 100 करोड़ की कंपनी बनानी है, ऐसा कुछ सवाल नहीं पूछना है आपको। 10 अजनबी लोग, घर वाले नहीं, घर वाले हमारी वीडियोस देखते हैं, वो नहीं। 10 अजनबी लोग क्या मेरे प्रोडक्ट के लिए पैसा देने को तैयार हैं? आपको सबसे छोटा वर्जन बना करके उसको सेल करना है। और मान लीजिए कोई आपका प्रोडक्ट खरीदता ही नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आपने 1 या 2 लाख में ये सीख लिया कि ये गलत आइडिया था, चेंज कर दीजिए, फिर से ट्राई करिए। अब मान लीजिए आपका नया वर्जन जो प्रोडक्ट का है, उसको 3 लोग खरीदते हैं। जाइए उनसे मिलिए, उनसे बात करिए। किसने सिखाया था किसको? एयरबीएनबी, ब्रायन चेस्की के पॉल ग्राहम ने बताया था उसको। उन्होंने क्यों खरीदा? उनको आपके प्रोडक्ट में कौन सी प्रॉब्लम दिखाई देती है, उसको कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं। अभी हम लोग गए थे वहां पर, मुस्टैच में और निमराना में कॉन्ट्रास्ट देखा था। क्या कॉन्ट्रास्ट था? वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी कि आपने दोनों डिफरेंस को देखा। बट मैं तो खुश होऊंगा जब आप इसको लिख करके अपने यहाँ लागू कर पाएंगे।
एक बॉक्स लाएँगे जो हमारे वहाँ पर कॉफ़ी, चाय, चीनी वो सब बना के रखेंगे हमारे एयरबिनबी में। फिर आपका प्रोडक्ट 10 लोग खरीदते हैं, उसको और इम्प्रूव करेंगे तो 20 फिर 50। जब शुरू-शुरू में मैंने यूट्यूब के वीडियोज़ बनाने के बाद अपने कोर्सेज़ जब बेचना शुरू किया था, मुझे यही लगा अरे यार! ये लोग मेरे कोर्सेज़ खरीद रहे हैं। जब पहले पैसा लगा कर के बिज़नेस करने की कोशिश करते थे, तो मेरे मन में हमेशा आता था यार चलेगा ये? अब क्या हो रहा है? यार लोग मेरे प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। ये एविडेंस है। ये रूल बना लीजिए। बिज़नेस कभी भी आपके विश्वास से नहीं चालू अरे हो जाएगा यार। ये ब्लंडर है। बिज़नेस कैसे चालू होता है? एक्सपेरिमेंट से और वो भी छोटे एक्सपेरिमेंट से। और एक बार आपका बिज़नेस छोटे-मोटे लेवल पे काम कर रहा है, अब उसको बड़ा करना चाहते हैं, अंबानी और अडानी बनना चाहते हैं, तब आपको आना पड़ेगा नेक्स्ट लेवल पे। मान लीजिए आप एक डॉक्टर हैं और आप हर रोज़ 40-50 पेशेंट देखते हैं। आप और मेहनत करते हैं और घंटे जगते हैं तो 50, 60, 70 देखते हैं। आपकी बॉडी थक जाती है अल्टीमेटली। आप दिन में 10,000 पेशेंट तो देख नहीं सकते। अब एक अभी थॉट एक्सपेरिमेंट है, सपना देखिए कि आपके पास 10 डॉक्टर्स हैं जो आपके लिए काम करने को तैयार हैं। हर एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? एक सॉफ्टवेयर है, मरीज़ आता है वहाँ पर रिसेप्शन पे, डॉक्टर के बारे में पूछता है, मुझे बच्चे के डॉक्टर को दिखाना है या हड्डी के डॉक्टर को दिखाना है, वहाँ पर उसकी अपॉइंटमेंट होती है। बिलिंग पूरा सिस्टमैटिक तरीके से होती है। उसको फ़ॉलो-अप भी उस आदमी को पेशेंट को बाय कॉल चला जाता है क्योंकि 10 दिन हो गया तो एक ऐसा सिस्टम है सॉफ्टवेयर में कि अपने आप ही उसको मैसेज चला जाता है, पेशेंट अपने आप आ जाता है। और आपका अपना खुद का एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर रिपोर्ट सीधे लैब में से डॉक्टर के पास चली जाती है, पेशेंट को पूछना भी नहीं पड़ता। आप देखते हैं जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं इस बिज़नेस की, उनकी एक स्टैंडर्ड वर्कफ़्लो बनाते हैं, उसको बोलते हैं सिस्टम। जो भी काम रिपिटिटिव है, उसको कौन मैनेज करता है? टेक्नोलॉजी। जब कोई काम आपके मैनुअल घंटे पर डिपेंड नहीं करता, उसको बोलते हैं स्केल। ये स्केल की शुरुआत है। मैंने क्लास की शुरुआत में कहा था, इट इज़ इम्पॉसिबल टू थिंक लाइक अडानीज़ एंड अंबानीज़। वो तो अपने बारे में सोचते ही नहीं सीन में। वो क्या सोचते हैं? सिस्टम, सिस्टम, सिस्टम। थोड़ा सोचिए मुकेश जी आए हैं आपके घर पे, भैया ये जियो कनेक्शन है मैं चालू कर दूँ? अगर वो ऐसे सोचेंगे, यही हम लोग सोचते हैं, या धंधा करूँगा तो हाँ, सब काम मुझे करना पड़ेगा इसलिए छोड़ो नौकरी कर ली। या अडानी के पास ढेर सारी पोर्ट्स हैं और शिप उठा करके कुली अमिताभ बच्चन की तरह कौन सी पिक्चर दीवार थी ना, उठाकर अनलोड कर रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं। तो ये लोग जब काम करते हैं तो हज़ारों की मात्रा में लोग, टेक्नोलॉजी, कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रोसेस और इंसेंटिव काम करता है। इसलिए हर एक एंटरप्रेन्योर को जब बिज़नेस चालू कर देगा और उसका प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाएगा तो उसको एक सवाल हमेशा पूछना है, तभी उसका बिज़नेस बड़ा होगा। क्या? मेरे बिना क्या-क्या हो सकता है और कैसे-कैसे हो सकता है? ये काम बहुत इम्पोर्टेंट काम है, मेरे बिना कैसे हो सकता है? इसीलिए इतनी सक्सेसफुल, इतने समझदार लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, कभी भी बिज़नेसमैन नहीं बन पाते। क्योंकि ये ट्रांज़िशन ये हम लोग सिखाते हैं, फ्रॉम फैमिली स्टेज टू ट्राइब स्टेज। इसमें बड़े इम्पोर्टेंट इनसाइट्स हैं। और अब आपका बिज़नेस हो गया, पैसा आने लगा। लोग आपको बधाइयाँ दे रहे हैं। आपके पास जो पहले मारुति 800 थी, अब वो 900 हो गई है। अब हर एक रिश्तेदार आपके घर पे आना चाहता है, आपके सोफ़े पे बैठना चाहता है, आपके साथ कॉफ़ी पीना चाहता है। और आपको क्या आता है, क्या फ़ीलिंग आती है? पहुँच गए बॉस, बाप का नाम रोशन कर दिया। लेकिन यहाँ पर आपको फिर से डरना होगा, क्योंकि डरना अच्छा होता है। एक बहुत फ़ेमस बुक है मेरे पास, ओनली पैरानॉइड सर्वाइव। इससे आता है नेक्स्ट पार्ट। इस किताब का नाम ओनली पैरानॉइड सर्वाइव, एंडी ग्रूव्स ने लिखा है। कौन सी कंपनी थी उनकी? इंटेल। बाय द वे मैं बता दूं, पैरानोइया क्लिनिकल पैरानोइया भी होता है, उसमें आदमी पागल हो जाता है। यहाँ पर स्ट्रैटेजिक पैरानोइया की बात हो रही है। आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बार बार पूछना पड़ेगा, कुछ तो बॉस, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, दया, व्हाट एम आई मिसिंग? आपका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, पूछिए कौन सी टेक्नोलॉजी आकर के मुझे डिस्ट्रॉय करेगी। गूगल कितने साल से बिग बिग बॉस है, चाहे उसका सर्च का। कब आया गूगल पहली बार? मैं 12th में था जब गूगल आया था, पता है। आज गूगल को रिप्लेस कर दिया है ऑलमोस्ट किसने? चैट जीपीटी ने। आपको पूछना पड़ेगा कौन सी टेक्नोलॉजी मुझे डिस्ट्रॉय कर सकती है। कौन सी चीज़ है जो कस्टमर पहले करते थे अब नहीं कर रहे हैं। कौन सा कंपटीशन है जिसको देख करके मैं हंस रहा हूँ और 5 साल बाद वो मेरे को देखकर हंसेंगे। रिलायंस को देख करके सीखिए, उसको क्या जरूरत थी अच्छे से पेट्रोकेमिकल
कपड़ों का ब्रांड अच्छे से चल रहा है, ये घुस रहे हैं न्यू एनर्जी में, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में। क्यों? आप अपने चलते चलाते बिजनेस को मरने का इंतजार मत करिए कि जब खत्म होगा तब मैं नेक्स्ट के बारे में सोचूंगा। इसलिए आप जब हमारे साथ, आप जब सिटी स्टेज से नेशन स्टेज पे जाएंगे, सिटी स्टेज मतलब कितने एम्प्लॉइज? 1000। विलेज होते हैं 100। 1000 से जब 10,000 एम्प्लॉइज पे जाएंगे तब आप देखेंगे एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन होता है। मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, जो कि नोकिया जैसी कंपनीज ने उसके बारे में सोचा ही नहीं कभी। उन्होंने इनोवेशन किया नहीं, जेरोक्स ने कभी किया नहीं। वहीं पर एप्पल ने अपने ही प्रोडक्ट को मारा। कौन सा प्रोडक्ट? आईपॉड को। किस चीज से? आईफोन से। अपने कल को बनाना शुरू कर दो जबकि आपका आज पे कर रहा है। जब अडानी जैसा आदमी इंफ्रास्ट्रक्चर में, रिन्यूएबल एनर्जी में, स्टोरेज में या इस तरह के एरियाज में खोज रहा है, तो वो यही बता रहा है कि नेक्स्ट लेयर कहाँ है। इसलिए जो आदमी सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है उसको आप कहेंगे यार एकदम डिससैटिस्फाइड है। हर आदमी जो सक्सेसफुल होता है उसको लगता है कि यार मेरा ये बिजनेस खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। किससे खत्म होगा? वो खत्म करने वाला मुझे खुद ही बनना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या शायद नहीं। इससे हम पहुंचते हैं अपने लास्ट पार्ट पे। आपको याद है हमारा बेचारा मिडिल क्लास कौन था वो? उसमें जेठालाल की उसकी दुकान है, बिजनेस है। मिडिल क्लास भिड़े है जो टीचर है। अच्छा, भिड़े आया बेचारा मिडिल क्लास। उसके बाद 10 साल के लिए अपनी पैसे हो गए, फिर भी उसको डर लग रहा है जॉब छोड़ने से। लेकिन उसने मेरा वीडियो देखा, कोर्स ज्वाइन किया, उसका बिजनेस चल गया, बिजनेस सक्सेसफुल हो गया। अब उसको डर लग रहा है कि मैं बिजनेस फेल हो जाएगा तो 1 करोड़ रुपए कमाता है। अब उसको अपना 1 करोड़ बचाने के लिए 10 करोड़ कमाना पड़ेगा। अब 10 करोड़ बचाने के लिए उसको 100 करोड़ कमाना पड़ता है। नंबर बदलते जाते हैं, लेकिन ये जो डरपोक मन है वो नहीं बदलता बेचारा। इसलिए अगर आप बिजनेस में घुसना चाहते हैं तो बिजनेसमैन बन के मत घुसिए। बी ए योगी एंड एंटर इट, जैसे कृष्ण थे। क्योंकि बिजनेस में जो लोग भी घुसते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं, वो कभी भी सक्सेसफुल फील नहीं करते, हमेशा डिससेटिस्फाइड रहते हैं, डरे हुए रहते हैं। आपने एक बहुत बड़ी पहाड़ी चढ़ ली है, फिर आपको दिखाई देगा अगली कौन सी पहाड़ी चढ़नी है। पैरानोइया बहुत अच्छी चीज है अगर आपको अपनी कंपनी बचा के रखनी है, लेकिन लाइफ के लिए पैरानोइया अच्छा नहीं है। तो देखा जाए तो 2 ट्रैप्स हैं। एक एम्प्लॉय बोलता है बॉस मैं जॉब नहीं छोड़ सकता हूँ, क्या होगा, कैसे अगले महीने सैलरी आएगी कि नहीं आएगी। और बिजनेसमैन क्या बोलता है, अरे यार बिजनेस कैसे बंद कर सकते हैं, कैसे कर देंगे, अभी और कमाना है, अभी और कमाना है। एक आदमी कभी एक सील तक पहुंचता ही नहीं है, मतलब बिजनेसमैन क्या कर सकता है कभी ट्राई करता ही नहीं। और दूसरे को लगता है नहीं यार अभी इनफ नहीं है, अभी मुझे और चाहिए। बोलते इनफ इज इनफ, कभी इनफ आता ही नहीं है। इसलिए समझदार आदमी वो है जो बिजनेस चालू करता है, फाइनेंशियली फ्री होता है, लेकिन उसके बाद उसका एक मिडिल ग्राउंड है जो बीच में कहीं पर आता है। अगर आज आप बिजनेस करना चाहते हैं, जॉब कर रहे हैं और बिजनेस करना चाहते हैं, तो जॉब छोड़ने से पहले ये 5 क्वेश्चंस पूछिए। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज माय फ्लोर? मेरा जमीन क्या है, कितने पैसे मेरे पास है, सर्वाइव कितने पे कर सकता हूं। ये क्वेश्चन जो आदमी नहीं आंसर कर पाएगा वो बिजनेस कभी चालू नहीं कर पाएगा। कितना पैसा मुझे अपने परिवार को बचा के रखने के लिए 5 साल 10 साल के लिए चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट एम आई अनयूजुअली गुड एट? वो कौन सी चीज है जिसमें मैं बहुत अच्छा हूं, बाकियों से बहुत अच्छा हूं। वो कौन सी चीज है पिछले 10 से 20 साल में मैंने सीखी है जो कि नौसीखे को नहीं पता। दैट्स योर कॉम्पिटेंस। वो आपका कॉम्पिटेंस है, वो आपकी बाकियों से एडवांटेज है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट एम आई क्यूरियस अबाउट? कौन सी चीज है इसके लिए मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूं सीखने के लिए। ये चीज मैं बहुत एक्सपर्ट हूं, ठीक है, मुझे मेडिटेशन समझ में आता है, मुझे साइकोलॉजी समझ में आती है, लेकिन इसमें क्या बदलाव आ रहा है, कौन सा लेटेस्ट रिसर्च हो रहा है। क्योंकि जो चीज नया हो रहा है वहीं मुझे जाके रहना है। आज मैं और बड़ी मम्मी जब भी कहीं बाहर जाते हैं घूमने के लिए, मैं तो इसी के बारे में सोचता हूँ कि आखिर जो आदमी घूमने जा रहा है कहीं पर, वो घूमने में और कैसे एंगेज होना चाहेगा। अगर कल की फ्यूचरिस्टिक रिजॉर्ट होंगे तो क्या काम करेंगे, वही आपकी अपॉर्चुनिटी है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट बेट आई कैन मेक? वो सबसे छोटा रिस्क बेट कौन सा है जो मैं ले सकता हूं। इसलिए आपको अपनी पूरी की पूरी पूंजी नहीं लगा देनी है, आपको एक छोटा सा बेट करके क्या करना है, एविडेंस इकट्ठा करना है कि बॉस चलता है, मैंने बेच कर देखा है। फिफ्थ क्वेश्चन, इफ इट वर्क्स कैन आई टर्न इट इनटू सिस्टम? पांचवा क्वेश्चन है, अगर मेरा आइडिया काम कर रहा है तो क्या मैं उसको सिस्टम बना सकता हूं? अगर आप एक बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं और आपके बिना वो चैनल नहीं चल सकता तो फिर वो बिजनेस नहीं है। तो हो सकता है पहले आपको नौकरी करते थे तो शाम को घर पे आके आराम से सोते थे, लेकिन अब आपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट खोज लिया है नया ही, अब रात को नींद भी नहीं आ रही। और पूरे जर्नी में आपको एक सवाल बार बार पूछना है, व्हाट कैन किल दिस? क्या चीज है जो मेरे धंधे को मार सकता है, खत्म कर सकता है। लेकिन बीच बीच में एक क्वेश्चन और पूछते रहिए,
आपके पास पैसे आ रहे हैं, आपके पास टाइम है, आप घूमने-फिरने जा रहे हैं और ऑफ़िस मतलब घूमने वाइफ़ के साथ घूमने जा रहे हैं, वॉक पर आपका दिमाग नहीं लग रहा है, आपका बार-बार ऑफ़िस से कॉल आ रहा है, बिज़नेस से अगले क्लाइंट, अगला टेंशन चल रहा है, तो उसमें बीच-बीच में सवाल पूछिए, एक और क्वेश्चन पूछिए, क्या? हाउ मच इज़ इनफ? और कितना? कब रुकोगे? कब शांति कब लोगे? कब पीसफुल होगे? 2 रिस्क होते हैं लाइफ में, 2 तरीके हैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का। सबसे पहला है टेक स्टूपिड रिस्क्स। ज़्यादातर लोग बिज़नेस ऐसे ही करते हैं, बेवकूफ़ी भरे बड़े-बड़े रिस्क लेते हैं। आपने अपनी पूरी पूँजी लगा दी, पिछले जनरेशन में ताऊ जी जैसे लोगों ने यही किया। सब कुछ ख़त्म हो गया, खाने को भी पैसे नहीं है। आप ऐसे बिज़नेस में घुस गए हैं जो आप जानते ही नहीं हैं। अमिताभ बच्चन जी से सीखिए, उन्होंने खुद कहा था कि मैं बिज़नेस करने के लिए कॉम्पिटेंस नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था। अगर आप करते हैं, जैसे वो फ़ेल हो गए, तो आप कौन-सी खेत की मूली हैं। अब दूसरा रिस्क ये है, आपके पास काफ़ी पैसे हैं, काफ़ी टाइम है, काफ़ी नॉलेज है, बहुत रनवे है, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं? अगले साल करेंगे यार, अभी तो एआई तो वैसे भी जॉब ले जाने वाला है, जब जॉब जाएगी तब। और करते-करते आप कभी जॉब अपना बिज़नेस कभी चालू नहीं करते हैं। 40 से 45, 45 से 50 साल के हो गए। फिर धीमे-धीमे आप ये नहीं कहेंगे कि यार क्या बना सकता था, किस चीज़ का बिज़नेस कर सकता था। आप पूछेंगे, यार अगर हमारा ज़माना होता, तो हम भी कुछ करते। हमारा ज़माना ही खत्म हो गया। व्हाट कुड हैव आई बिल्ट? इसलिए सबसे पहली चीज़, ज़मीन को बर्बाद मत करिए छत पाने के लिए। लेकिन पूरी ज़िंदगी ज़मीन पर मत देखते रहिए, ऊपर भी अपनी मुंडी उठाइए। जितना कमाया उसको अच्छे से, किफ़ायत से बचा करके, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करिए। जो कुछ जानते हैं उस पर बिल्डिंग करना शुरू करो और अपनी क्यूरियोसिटी को और यूज़ करो पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। छोटे-छोटे बेट लो, जब कोई चीज़ काम करती है तो उसको सिस्टमाइज़ करो। और जब आपका सिस्टम अच्छे से काम करता है, क्वेश्चन करो, क्या चीज़ है जो मेरे बिज़नेस को डिस्ट्रॉय कर सकती है? और जब सक्सेस आ जाती है, तो आराम से मेडिटेशन करना सीखो, एक्सपीरियंस करो। तो शायद गेम ये नहीं है कि आपको अंबानी, अडानी या अमिताभ बच्चन बनना है। गेम क्या है? डर से आपको नहीं जीना है। आप चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे बहुत अमीर आदमी हो, डर से नहीं जीना है। इसलिए आज 6 सेंटेंसेस याद रखिए। कॉम्पिटेंस गिव्स यू एज। आपकी कॉम्पिटेंस, जो भी चीज़ आप पढ़ते हो, उससे आपको एज मिलती है। क्यूरियोसिटी शोज़ यू वेयर टू गो। लेकिन आप जो जानते हो, उसके बाद क्यूरियोसिटी होगी फ्यूचर को समझने के लिए। वो आपको बताएगी कहाँ जाना है। स्मॉल बेट्स कीप यू अलाइव। आप जॉब कर रहे हैं, आप मरे हुए फ़ील करते हैं। क्यों जाऊँ यार, ऑफ़िस छुट्टी कब मिलेगी? स्मॉल बेट्स कीप यू अलाइव। नौकरी करते-करते छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट्स करिए, उससे आप ज़िंदा फ़ील करेंगे। सिस्टम हेल्प्स यू स्केल। लेकिन जब सिस्टमाइज़ करेंगे, तब आपका स्केल आएगा। पैरानोइया कीप्स यू रिलेवेंट। जब पैरानॉइड रहेंगे, तो आप रिलेवेंट होंगे बिज़नेस की दुनिया में। एंड विज़डम टेल्स यू व्हेन यू हैव वॉन। लेकिन जो आदमी समझदार होगा, वाइज़ होगा, वही जान पाएगा कि कब वो जीत चुका है। नहीं तो आप सिमेट्री के मतलब जो मरने वाला आदमी है, फिर भी डरा हुआ रहेगा, घबराया हुआ रहेगा। आपको बनना चाहिए रतन जी की तरह, टाटा जी की तरह। एक बार प्लेन क्रैश होने वाला था, बता रहे थे कि इंटरव्यू में कोई, तो जो आदमी बैठा हुआ था सामने, वो तो डर रहा था। क्या होगा? बोलते हैं, होगा क्या? पायलट बचा पाएगा, बचाएगा, नहीं तो आराम से भगवान का नाम लो, आराम करो। वेरी पीसफुल पर्सन। तो ये लेसन्स है, जिसमें मैंने जब सोचा अंबानी और अडानी के बारे में, तो मुझे ये समझ में आया। ठीक है।